आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की कि आखिरकार जो चाइना ताइवान का वॉर है वो एक ग्लोबल क्राइसिस जो है वो इसको ट्रिगर कर सकता है। मतलब अगर एक तरीके से युद्ध हो जाए चाइना ताइवान में तो क्या होगा, चलिए बात करेंगे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छपा है बेसिकली, और टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने लिया है। लेकिन उससे पहले बता दो कि हमारी लास्ट डे हमने बस एक दिन और सेल को एक्सटेंड कर दिया आपकी वजह से, क्योंकि आपने बहुत सारे मैसेजेस किए। जैसे कूपन कोड ऑफ होता है, रेजोल्यूशन कूपन कोड अभी भी एक्टिव है, लेकिन बस आज रात 12 बजे तक। तो जिसको जो भी कोर्स लेने हैं वो ले ले। और आज हमारी चाणक्य नीति की भी क्लास होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारा ताइवान, ये है हमारा चाइना। देखिए, कई बार मैं वन चाइना पॉलिसी और इसको लेकर लेक्चर बना चुका हूँ। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि देखिए, चीन और ताइवान, ताइवान कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा आइलैंड था। चाइना एक था। चियांग काइशेक ने जब 1911 में चाइना में रेवोल्यूशन आया, जो सत्ता थी, किसकी सत्ता, राजा महाराजा की सत्ता, चिंग डायनेस्टी का पतन हुआ। उसके बाद फिर सन यात सेन अपनी फिलॉसफी लेके आया। सन यात सेन के स्टूडेंट चियांग काइशेक ने पूरे चाइना को यूनाइट किया। कम्युनिज्म आया 1922 के करीब, और उसके बाद माओ जेडोंग आए, लेकिन बहुत ही कमज़ोर थे वो। चियांग काइशेक ने मारना शुरू किया सबको। फिर हम ये देखते हैं कि जापान ने चाइना को इन्वेड किया, तो फिर कम्युनिस्ट और जो कॉमिंटांग पार्टी चियांग काइशेक की, वो दोनों साथ में आ गए। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, सोवियत अलग हो गया। सोवियत ने चाइना की हेल्प की, कम्युनिस्ट की हेल्प की। एक सिविल वॉर होता है कॉमिंटांग और मतलब एक चियांग काइशेक और माओ जेडोंग के बीच में। किसी ने सोचा भी नहीं था, बट 1949 में 4 साल बाद माओ जेडोंग जीत गए, और चियांग काइशेक उनकी टोली को भागना पड़ा ताइवान। ठीक है ना। तो अब ताइवान से उनकी सरकार चलती है। इस आइलैंड को बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप कर दिया। बड़े टैलेंटेड लोग हैं भाई, जो भी कहो चाइना वाले। अब उसके बाद तब से लेकर अभी तक चाइना कहता है ताइवान हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा, आज नहीं तो कल हम मिल जाएंगे। ताइवान कहता है चाइना हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। अगर चाइना ताइवान को इन्वेट करता तो चाइना की चलेगी, ताइवान चाइना को इन्वेट करता, ताइवान कर नहीं पाएगा तो ताइवान की चलेगी। बस ताइवान में फुल डेमोक्रेसी है, चाइना में कुछ नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि दो जिसमें एक जा है। तो अब चाइना जो है बस वही चाहता है कि किसी तरीके से ताइवान हमारे पास आ जाए। और शी जिनपिंग की न्यू ईयर स्पीच में उन्होंने कहा कि भाई देखो, ताइवान को हम लेकर ही रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। कोई भी रीयूनिफिकेशन को रोक नहीं सकता। और वैसे भी शी जिनपिंग ने ये ऑर्डर दिए हैं कि 2027 तक चाइना वालों रेडी हो जाओ, हमारी मिलिट्री रेडी हो जाए, हम आज नहीं तो कल ले लेंगे चाइना को, मतलब ताइवान को। अब मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ताइवान के अराउंड। ये बहुत ही डेंजरस है। इस महीने पिछले 30 सालों में इतनी खतरनाक मिलिट्री एक्सरसाइज कभी नहीं हुई थी। 2027 तक टाइमलाइन दी है शी जिनपिंग ने, लेकिन मुझे लगता है शी जिनपिंग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वो ये काम कर जाएंगे। अमेरिका और चाइना के रिलेशन खतरे में है। जो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, जो बाइडेन ने भी हालांकि काफी सैंक्शंस लगा दिए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद एक ट्रेड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में शुरू होने वाला है। अब इसके बाद चाइना का एक बैकअप प्लान है, वो ताइवान को यूज करेगा। फुल स्केल इन्वेजन होगा ताइवान के ऊपर, और अमेरिका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ है नहीं। ठीक है। अमेरिका के पास रिपोर्ट में यह पता चला है कि कोई बैकअप प्लान है ही नहीं। तो आप कैसे हराओगे जब आपके पास कोई इकोनॉमी प्लान नहीं है? क्योंकि देखिए, ये एक भयानक ग्लोबल क्राइसिस ट्रिगर करेगा। आर्टिकल में हम देखेंगे आगे कि आखिर ये युद्ध होता है, चाइना अगर ताइवान को इन्वेड करता है तो फिर क्या होगा, उसके बाद चीजें कैसे बदल जाएंगी। अब यहां पे क्वारंटीन किया जाएगा, आप समझ रहे हो, ताइवान को। क्योंकि देखिए, ये कोस्ट गार्ड, ये एक्सरसाइज जो है वो चल रही है, तो एक तरीके से पूरा क्वारंटीन, मतलब एकदम आइसोलेट कर देंगे। ऐसे ताइवान को है ना, ताइवान को ऐसे घेर लिया जाएगा, तो आ ही नहीं पाओगे आप। बाहर से कोई नहीं आ सकता, यहां से कोई नहीं जा सकता, आप समझ रहे हो। तो मर्चेंट शिपर्स या कमर्शियल एयरलाइंस जो है, उसमें चाइना की परमिशन चाहिए होगी। जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्लेन उड़ रहा है या कोई शिप आ रहा है, क्योंकि चाइना ने पूरी तरीके से घेर लिया ना, एक ब्लॉकेट लगा दिया है। और ताइवान भाई इतना बड़ा, उसकी कोई आर्मी तो है नहीं, वो तो पूरी तरीके से 1979 के एक्ट के मुताबिक वो तो अमेरिका के निर्भर है कि अगर ताइवान को कुछ होगा तो हम आएंगे बचाने। ताइवान की थोड़ी ना कोई आर्मी है, बट चाइना की तो भाई सबसे बड़ी आर्मी है, तो चाइना ये आसानी से कर सकता है। तो अब जो है साउथ चाइना सी में, आपको बता दूं कि वैसे भी ये पूरी बड़ी स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अटॉल्स हैं, उन पे चाइना की मिलिट्री ऑलरेडी कब्जा कर चुकी है, जो कि फिलीपींस के अंडर आता है, और बिल्कुल पास में है ये ताइवान के। आप समझ रहे हो,
यहां पे पूरा बैकअप का बैकअप चाइना तैयार करके चल रहा है कि तो बेटा परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। तुम आओगे कैसे बचाने ताइवान को? तुम आ ही नहीं पाओगे। हम डिफेंस अपना इतना स्ट्रांग कर लेंगे, ये चीज है। अब अमेरिका को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अमेरिका की हवाइयां उड़ी हुई हैं कि क्या करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये कोविड-19 से भी खतरनाक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बात करेंगे। अमेरिका इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास कोई कॉन्टिजेंसी प्लान है ही नहीं। क्या होगा अगर ताइवान को हमला होता है तो अमेरिका कैसे इकोनॉमी को हैंडल करेगा? फाइनेंशियल इंपैक्ट इतने भयानक होंगे कि अमेरिका झेल नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो? तो एक तरीके से अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर दिस। अब देखिए, अभी जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, उनको सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और दूर की सोचनी पड़ेगी। तभी आप ग्लोबल इकोनॉमी को बचा सकते हो, क्योंकि चाइना के जो प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इधर चाइना भारत से दोस्ती कर रहा है और ब्रह्मपुत्र को अपने कब्जे में ले लेगा चाइना बहुत जल्द। दुनिया का सबसे बड़ा डैम ब्रह्मपुत्र नदी पे बना रहा है, उसका दे दूंगा मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब फर्क कैसे पड़ेगा? फर्क ऐसे पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया किस पे चल रही है? टेक पे चल रही है। आज टेक सबसे जरूरी है। हम आप बात करके टेक पे, मोबाइल ना हो, मोबाइल आत्मा हो गई आज इंसानों की, वो सब टेक पे चल रहा है, सेमीकंडक्टर्स पे चल रहा है। और ताइवान छोटा सा है, पूरी दुनिया की बैटरीज सेमीकंडक्टर्स को रूल करता है, वो पूरा उसके कंट्रोल में है। 90% जो सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स हैं वो ताइवान बनाता है। मेरे खुद से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ताइवान में पीएचडी कर रहे हैं, और वो किस पे कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट फिजिक्स या फिर सेमीकंडक्टर्स या फिर बैटरी पर। समझ रहे हो? अभी बहुत सारी जो चिप्स हैं वो एरिजोना में बनती हैं, लेकिन टीएसएमसी जो सबसे कटिंग एज चिप्स बताता है वो भी ताइवान में प्रोड्यूस होती है। फैक्ट्री देखिए, कंपनी भले ही कहां पे है, अमेरिका की, कंपनी भले ही यूरोप की है, काम वो ताइवान से करवा रहे हैं। ताइवान में सारी फैक्ट्री है, ताइवान को टेंडर मिला हुआ है, क्योंकि वहां की कंपनीज भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च वहीं पे होती है। भारत क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है? भारत स्टेम को महत्व नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि भाई कौन बैठा है पार्लियामेंट पे? आप ये देखिए, कोई साइंस का इतना नॉलेजेबल बंदा है नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा, उनको लगता है कि बस लड़वा दो। लेकिन भाई जब तक आप रिसर्च को मजबूत नहीं करोगे तब तक आपका देश स्ट्रांग ही नहीं होगा। ताइवान छोटा सा आइलैंड इतना स्ट्रांग बन गया, उनके रिसर्च बहुत होती है। मैं बता तो रहा हूँ, इंडिया के कितने लोग जो है वहां तक रिसर्च करने जाते हैं, बैटरी पर रिसर्च होती है। जो इंडस्ट्रीज है, मेडिकल डिवाइसेस जितने भी, वो भी ताइवान की चिप्स पे डिपेंडेंट है। और अगर ताइवान की चिप को डिसेबल कर दिया तो एक इतनी बड़ी ग्लोबल क्राइसिस आ जाएगी कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि टेक ही नहीं बचेगा ना भाई। देखिए मैंने क्या बताया, आज हॉस्पिटल से लेकर डॉक्टर से लेकर सब इन्हीं चिप्स पे चल रहा है। इन्हीं यही बैटरी जो है ये आज बल दे रही हैं। सपना धरा का धरा रह जाएगा, पॉल्यूशन को नहीं हरा सकते तुम विदाउट ताइवान। तो इसीलिए चाइना ये चाह रहा है कि भाई, और ताइवान की जो फैक्ट्रीज हैं वो सब चाइना के हाथों में आ जाएगी। चाइना अपने हाथ, चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। चाइना बोल रहा है अरे कोई बात नहीं बेटा, ताइवान की कंपनी को हम ले लेंगे। पूरा कॉम्पिटिटिव एज चाइना के हाथ में आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सब कुछ, क्योंकि अमेरिका यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स को सब ताइवान सप्लाई करता है। खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, ये चीज है। लेकिन जो इन्वेजन होगा या फिर ताइवान को जो क्वारंटीन किया जाएगा वो क्या है? देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात, दो कमिटमेंट अमेरिका की तरफ से। क्या कमिटमेंट है अमेरिका की तरफ से? कमिटमेंट ये है कि भाई 1979 का जो ताइवान रिलेशंस एक्ट है, कोई भी अगर आप ताइवान के खिलाफ वायलेंस करोगे, अगर आप ताइवान पे कब्जा करोगे तो हम आएंगे और हम ताइवान को बचाएंगे। सिंपल। ये यूक्रेन की तरह नहीं है, अमेरिका डायरेक्ट कूदेगा लड़ाई में। दूसरा, चाइना की तरफ से क्या कमिटमेंट है? 1982 में, 1982 में चाइना ने बोला कि हम ताइवान को यूनिफाई करेंगे, ताइवान को साथ में मिलाएंगे, लेकिन वो पीसफुल तरीके से होगा। अमेरिकन चाइना रिलेशंस की ये फाउंडेशन थी। अमेरिका ने बोला अगर पीसफुल तरीके से होगा तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसीलिए चाइना जो है वो अपने डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, देखिए चाइना के पास जो है वो अभी जापान है, मतलब अमेरिका के पास जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस है। सब जगह इन्होंने अपनी मिसाइल तैनात की हुई है। लेकिन एक बार ताइवान को क्वारंटीन किया या ताइवान को इन्वेड किया तो ये सब के सब खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी खुद की आर्मी नहीं है इतनी बड़ी। देखिए जापान से पंगा लेना बहुत डेंजरस हो सकता है। हम सबको पता है कि जापान एक बार अपने पे आया तो चाइना क्या, शी जिनपिंग बचेंगे नहीं। ठीक है, इजराइल को 100 टाइम्स कर दीजिए, उतना खतरनाक जापान है, इतने टैलेंटेड लोग हैं ये लोग, तो ये बच नहीं पाएगा अगर जापान अपनी पे आ गया तो। अगर उसने अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी, यही जापान ने चाइनीज को जिंदा गाड़ दिया था।
कबर कबर खोद के जिंदा गाड़ के जला दिया था। जापान छोटे से देश ने रशिया को हरा दिया था। चाइनीज अपनी चड्डी बजा के भागे थे, इतनी बुरी हालत कर दी थी, इतना मारा था, इतने मास लेवल पे रेप किए थे। जापानियों ने जितना ज्यादा क्रूरता की है ना, शायद ही आपको इतिहास में कोई ऐसा मिलेगा। इतना क्रूर जापान, बहुत भयानक एम्पायर, रेप्स ऑफ नैनकिंग। आप जब पढ़ेंगे किताब, आपकी रूह कांप जाएगी कि भाई इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है। लेकिन ये जापान ने किया। लेकिन अब जापान एक बहुत ही प्रॉस्परस नेशन है। लेकिन अब चाइना बार बार जापान को धमका रहा है। तो जापान कई बार बोल चुका है कि भैया हम, कौन सा आर्टिकल है जो जापान को रोकता है कि अपनी आर्मी नहीं होगी, कि उस आर्टिकल को हम बदल डालेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब देखिए, चाइना पे आप सैंक्शंस लगा दीजिए, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। क्योंकि देखिए, चाइना के लिए, चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन में लीडर है, और अगर आप चाइना पे इतने सैंक्शंस लगा दोगे तो पूरी दुनिया में ट्रेड कैसे होगा? अमेरिका ने सैंक्शन लगाए तो यानी कि पूरी दुनिया को लगाने पड़ेंगे, तो पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज ट्रेड जो है वो बिगड़ेगी, और डोनाल्ड ट्रंप यही आके करने वाले हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है अगेन वो कोलैप्स होगा, और अमेरिका चाहता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बना रहे। तो जो अमेरिका का सपना है कि चाइना में ट्रेड वॉर शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, चाइना का हर किसी से ट्रेड डेफिसिट है। भाई देखिए, हम लोगों को चाइना से जलना नहीं चाहिए। चाइना ने अपनी काबिलियत पे, ये आप खुद बना लो, आपके अंदर इतनी औकात है, बना लो। किसने रोका है आपको? चाइना ने अपनी मेहनत से, चाइना बहुत 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 ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है ना। उन्होंने, उनके यहाँ जो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन में एक देख रहा था, वो 2 दिन में तैयार हो गए। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने, एक उनकी अपार्टमेंट उसके 20 से मेट्रो ट्रेन निकाल दी है। तो उस लेवल का चाइना में डेवलपमेंट है, और इसीलिए वहां पर विद्रोह नहीं है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। तो आप भी भाई स्टेम में मेहनत करो, आप भी करो ना। चाइना आज लीड कर रहा है, पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज वहां लग रही है। एलॉन मस्क जो है वो चाइना से भारत भारत कर रहे, चाइना में, भारत में कुछ नहीं कर रहे वो। चाइना में सबसे बड़ी बैटरी की फैक्ट्री है, वहीं पे जाएंगे वो। तो आप भी कर लो, किसने रोका है? आप कराओ अपनी इकोनॉमी उतनी बढ़िया बनाओ। लेकिन नहीं, बातें बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, वही हिसाब किताब है। तो अभी अगर आप चाइना पे लगा दोगे सैंक्शन, तो क्या होगा? पूरी दुनिया जो है अनस्टेबलाइज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब बहुत बड़ी कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया को ट्रेड, भाई कोविड में क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि चाइना ने अपने आप को सिकोड़ लिया था। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो नीचे गई। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया चाइना पे भी डिपेंडेंट है, भारत तक डिपेंडेंट है चाइना पे बहुत हद तक। बहुत सारी चीजें अभी भी, फार्मास्यूटिकल से लेकर काफी चीजें चाइना से ही हम लेते हैं। आप समझ रहे हो? अगर गूगल गया तो हम गए, फेसबुक यूट्यूब गया तो हम गए, AWS गया, अभी आया था ना सर्वर गया था, तो हमारे कितनी प्रॉब्लम, एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो जाए। चाइना ने सब आइसोलेट, सब कुछ अपना बना लिया है। चाइना अमेरिका पे डिपेंडेंट ही नहीं, उसने, उसका अपना बाइडू है, अपना वीचैट है, सब उसका खुद का है, ठीक है ना। तो इस तरीके के मेजर जो है वो ग्लोबल क्राइसिस जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो अब चाइना इसी को, तो अमेरिका इसी को प्रोटेक्ट कर रहा है कि पूरी दुनिया बची रहे। तो दुनिया तब बचेगी जब आप चाइना को बचाओगे। लेकिन अगर आप चाइना को खत्म कर दोगे तो पूरी दुनिया खत्म होगी। तो वही अमेरिका के पास, अमेरिका को साथ में लेके चलना होगा। चाइना को आप साइडलाइन नहीं कर सकते ग्लोबल इकोनॉमी में, ये अमेरिका को समझना पड़ेगा, वरना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जैसा हम बता रहे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है ना, वो कैसे करेंगे वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन अगेन, अगर ताइवान पे कुछ भी हुआ तो फिर पूरी ग्लोबल मार्केट जो है दैट विल गो इनटू पैनिक मोड। फेडरल रिजर्व जो है वो बाकी सेंट्रल बैंक से कोलैबोरेट करेगा ताकि लिक्विडिटी जो है मेंटेन रहे, फाइनेंशियल कोलैप्स को बचाने की कोशिश रहेगी, इंटरनेशनल ट्रेड को स्टेबलाइज करने के लिए काम किया जाएगा। अमेरिका और उसके एलाई हैं वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन बोर्ड इस्टेब्लिश करने वाले हैं, करेंगे अगर ऐसा होता है तो, ठीक है ना, ताकि पैसा ना रुके, पैसा आता रहे, इकोनॉमी को बचाना है और अमेरिकन इंटरेस्ट को भी बचाना है, ठीक है ना। तो वॉशिंगटन जो है वो बाकी एलाइज के साथ काम करेगा, ठीक है, कि जो चाइना हमको नहीं दे रहा है वो हम बाकी देशों से लेने की कोशिश करें। इसमें भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, बहुत लेवल पे फायदा हो सकता है। तो अभी नॉन क्रिटिकल कंज्यूमर गुड्स चाइना से बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे, छोटी मोटी चीज़ें। भारत में भी कितनी मिलती है, बल्ब, अरे नहीं यार फिलिप्स सिलिप्स का नहीं लेना, ये मेड इन चाइना 30-40 रुपये वाला दे दो। भारत भी आप देखते हो ना, नॉन, ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं जो इतने एसेंशियल नहीं है, वो चाइना डोमिनेट करता है। खिलौने, अरे कोई नहीं यार 20-30 रुपए वाले दे दो, टूट गया तो टूट गया, नया ले लेंगे। ऐसी बहुत सारी चाइना की चीज़ें आती हैं भारत में और पूरी दुनिया में। अब जो अमीर इकोनॉमी है उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 70 to 80% तो गरीबी है, गरीब इकोनॉमी, वो सब चाइना पे ही डिपेंडेंट है, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो ये जो अप्रोच है दैट वुड इनकरेज मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स क्या करें कि वो चाइना से बाहर जाएंगे अगर ऐसा होता है तो, ताकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो ना आ सके। अमेरिका जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी देशों के लिए बनाएगा
ताकि कंपटीशन जो है वो बना रहे। मतलब एक तरीके से चाइना खत्म होगा ना, बाकी अमेरिका को बचना है। मैंने क्या बताया, अगर चाइना गया तो पूरी दुनिया गई, लेकिन चाइना गया तो पूरी दुनिया ना जाए तो अमेरिका इस तरीके के मेजर्स जो है वो लेगा। बाकी चाइना अगेन फॉरेन कंपनीज को भी वो टारगेट करेगा, भयानक तरीके से टारगेट करेगा कि तुम हमको टारगेट करोगे, तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं, तो हम भी तो तुमको मारेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है। पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे देश चाइना पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे देश अमेरिका पे डिपेंडेंट है।